एक वक्त था जब अनिल अंबानी को इंडिया का बिजनेस किंग कहा जाता था। मुकेश अंबानी उस टाइम पर इतने पॉपुलर नहीं थे। लोग कहते थे जो अनिल अंबानी छू ले वो सोना बन जाता है। वही अनिल अंबानी जिनकी नेट वर्थ 2008 में $42 बिलियन तक पहुंच गई थी और हर इंडस्ट्री में उन्हीं का नाम था। आज उन्हीं अनिल अंबानी की नेट वर्थ सिर्फ $0 रह चुकी है, बिल्कुल जीरो। लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या हुआ जो एक जमाने में इंडिया का सेकंड रिचेस्ट मैन था, उसका नाम आज बैंकरप्ट्स की लिस्ट में शामिल हो गया? क्या इसमें उनके सगे भाई मुकेश अंबानी का हाथ था या इसके पीछे कोई और गहरा रीजन है? कैसे एक एम्पायर जो कभी रफ्तार में बढ़ रहा था कुछ ही सालों में टुकड़ों में बिखर गया? ये कहानी एक करोड़पति से लेकर रोडपति तक की एक सपने के बिखरने की कहानी और अंबानी ब्रदर्स मुकेश और अनिल के बीच के उस टग ऑफ वार की कहानी जिसमें सिर्फ पैसे ही नहीं रिश्ते भी हार गए। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें एक बाप का सपना, दो भाइयों का विश्वास और दुनिया की सबसे मशहूर फैमिली का कोलैप्स छुपा हुआ है। द रियल स्टोरी ऑफ अंबानी ब्रदर्स। चलिए शुरू करते हैं। मुंबई के एक छोटे से शहर से एक आदमी ने सपना देखा था, सपना दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के साथ कॉम्पीट करने का। और उस आदमी का नाम था धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई का सफर किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं था। पेट्रोल पंप पे काम करने से लेके अपना खुद का टेक्सटाइल बिजनेस खड़ा करने तक उन्होंने हर कदम पे दुनिया को यह दिखाया कि सपने बड़े होने चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए जुनून उससे भी बड़ा। 1966 में उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन शुरू किया, एक छोटे से ऑफिस के साथ, और आज रिलायंस नाम दुनिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट हाउस में गिना जाता है। अब बात करते हैं धीरूभाई के दो बेटों की, मुकेश और अनिल अंबानी। दोनों का अपब्रिंगिंग सेम घर में हुआ था, पर उनकी पर्सनैलिटीज में जमीन आसमान का अंतर था। मुकेश अंबानी जो कि काफी इंट्रोवर्ट, एनालिटिक और फोकस्ड थे, इसी के अपोजिट अनिल अंबानी जो कि काफी चार्मिंग, मीडिया फ्रेंडली और हमेशा मीडिया से घिरे रहते थे। एक तरफ मुकेश बिजनेस के नंबर्स में घुसा रहता था तो दूसरी तरफ अनिल अंबानी नेटवर्किंग और पब्लिक इमेज में काफी एक्सपर्ट था। अगर मुझे सिंपल वर्ड्स में कहना हो तो मुकेश अंबानी एक बिल्डर है जबकि अनिल एक शोमैन। तो दोनों ने टॉप यूनिवर्सिटीज से पढ़ाई की थी। मुकेश स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे जबकि अनिल वार्टन बिजनेस स्कूल से MBA करके आए थे। एजुकेशन में कोई कमी नहीं थी पर अप्रोच में जमीन आसमान का अंतर था। जब मुकेश ने रिलायंस को वर्टिकल इंटीग्रेशन के थ्रू स्ट्रॉन्ग बनाया तब अनिल का ज्यादा फोकस एक्सटर्नल एक्सपेंशन और ग्लैमर पर था। यह दिखाता है कि एजुकेशन कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, एंड में माइंडसेट और विजन डिसाइड करता है कि आप कितने सक्सेसफुल होंगे। और कहानी के इसी हिस्से में बीज बो दिए गए थे, एक भविष्य के एम्पायर के लिए और एक होने वाले डाउनफॉल के लिए। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, असली ड्रामा धीरूभाई अंबानी के जाने के बाद शुरू होता है। 6 जुलाई 2002 मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में सुबह के वक्त एक सैड न्यूज पूरी बिजनेस वर्ल्ड में फैल जाती है। धीरूभाई अंबानी जिन्होंने जमीन से आसमान तक का सफर किया था अब इस दुनिया में नहीं रहे। पर सबसे बड़ा झटका सिर्फ उनकी मौत का नहीं था बल्कि इस बात का था कि धीरूभाई ने अपने $1 बिलियन एम्पायर के लिए कोई विल नहीं छोड़ी थी। एक तरफ इमोशनल लॉस, दूसरी तरफ पूरी रिलायंस की कमांड किसके हाथ में जाएगी, अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी? इसका सवाल हर इनसाइडर के जहन में था और तभी शुरू हुई एक साइलेंट वार जो सिर्फ बिजनेस का नहीं भाइयों के बीच का भी था। देखो, कभी कभी एक आदमी का सपना इतना बड़ा होता है कि उसके जाने के बाद उस सपने का बोझ उनके बच्चों के रिश्ते को हिला के रख देता है। धीरूभाई के जाने के बाद मुकेश और अनिल के बीच जो लड़ाई हो रही थी वो बाहर दिखने लगी। बोर्ड रूम में डिसीजंस पे क्लैशेस, प्रेस स्टेटमेंट्स में रुकावट और फैमिली फंक्शंस में ठंडा माहौल, सब कुछ मीडिया के रडार में आ गया था। जब टेंशन काफी ज्यादा बढ़ने लगी तो बीच में एक और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आई, उनकी माँ कोकिला बहन। एक माँ के रूप में नहीं, एक मीडिएटर के रूप में उन्होंने घर के अंदर एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग करवाई जिसका रिजल्ट था रिलायंस का ऑफिशियल बंटवारा। 2005 में एक फॉर्मल एग्रीमेंट के तहत अंबानी एम्पायर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। मुकेश अंबानी के हाथ आया ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनिंग, बेसिकली कोर इंडस्ट्रियल बेस। और अनिल अंबानी के हाथ आई टेलीकॉम, पावर, फाइनेंशियल सर्विसेज और एंटरटेनमेंट, यानी ग्रोथ सेक्टर्स जिनका फ्यूचर तब काफी प्रॉमिसिंग लग रहा था। अगर देखा जाए तो ये डिवीजन सिर्फ बिजनेस यूनिट्स का नहीं था, ये 2 अलग बिजनेस फिलॉसफीज का भी बंटवारा था। एक तरफ स्लो लॉन्ग टर्म एम्पायर बिल्डिंग, वहीं दूसरी तरफ फास्ट पेस्ड हाई स्टेक ग्रोथ बैटिंग। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जहाँ एक भाई ने शांति से अपना एम्पायर खड़ा कर दिया वहीं दूसरा भाई कंट्रोवर्सीज और क्रैश के रास्ते पे चला गया। स्प्लिट के बाद जब सब लोग सोच रहे थे कि मुकेश और अनिल अपने अपने रास्ते शांति से चलेंगे तब अनिल ने एकदम से एग्रेसिव गेम खेलना शुरू कर दिया। टेलीकॉम, पावर, फाइनेंस और एंटरटेनमेंट। अनिल अंबानी ने उन्हीं सेक्टर्स को चुना जो इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ इंजन माने जा रहे थे और उनका अप्रोच सिंपल था, फास्ट एक्सपेंशन, बोल्ड डिसीजन और मैसिव इन्वेस्टमेंट्स। 2005 के बाद कुछ ही सालों में अनिल अंबानी ने काफी बड़ा मीडिया फ्रेंडली एम्पायर खड़ा कर दिया। उन्होंने लॉन्च किया रिलायंस कम्युनिकेशंस। रिलायंस कम्युनिकेशंस यानी आरकॉम अनिल अंबानी का टेलीकॉम ड्रीम था। इसका एम था इंडिया के हर सिटीजन तक सस्ती और रिलायबल मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाना। सन 2000 के दौरान उन्होंने लाखों किलोमीटर तक फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क बिछवाया और इंडिया के टायर 2, टायर 3 टाउन्स तक अपना फुटप्रिंट फैलाया।
उस समय आरकॉम इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई और अनिल अंबानी को एक नए टेलीकॉम रिवॉल्यूशन का हीरो कहा जाने लगा। टेलीकॉम एक ऐसा सेक्टर था जहां स्पीड और स्केल दोनों चाहिए होता है। अनिल ने दोनों दिया, लेकिन उनका सस्टेनेबल बेस शायद कमजोर पड़ गया। 2008 तक अनिल अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो चुके थे। उनकी पीक नेटवर्थ थी $42 बिलियन। हाँ, $42 बिलियन। मतलब उस टाइम वो सिर्फ इंडिया के ही नहीं, एशिया के भी टॉप रिचेस्ट बिजनेसमैन में से एक थे। उसके बाद उन्होंने लॉन्च किया रिलायंस पावर, जिसका आईपीओ इतना हाइप्ड था कि विदिन मिनट्स ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। पब्लिक का भरोसा इतना ज्यादा था कि लोग बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर रहे थे। वक्त का प्रेशर था, कंपटीशन भी बढ़ रहा था, पर लगता है कि अनिल ने स्पीड को स्ट्रेटेजी से ऊपर रख दिया था। जहां मुकेश हर प्रोजेक्ट्स को साइलेंटली और डीपली बिल्ड कर रहे थे, वहीं अनिल अंबानी फास्ट रिजल्ट्स और फ्लैशी हेडलाइंस के पीछे भाग रहे थे। अनिल अंबानी सिर्फ बिजनेसमैन नहीं रहे, वो एक सेलिब्रिटी बन चुके थे। बॉलीवुड से स्ट्रॉन्ग टाइज, अवार्ड शोज का प्रेजेंस और मीडिया में रेगुलर हेडलाइंस। पब्लिक परसेप्शन ये थी कि अनिल इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। उन्होंने मीडिया इंडस्ट्री में भी बोल्ड एंट्री ली। रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू उन्होंने हॉलीवुड तक हाथ बढ़ाया। स्टीवन स्पिलबर्ग के ड्रीमवर्क्स के साथ मल्टी करोड़ डील साइन करके दुनिया को दिखाया कि इंडियन कंपनीज भी ग्लोबल प्लेयर्स बन सकती है। देखो, रिस्क लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब रिस्क का बेस सिर्फ एम्बिशन हो और ग्राउंड वर्क कम हो तो वो सपना जल्दी रियलिटी से टकरा जाता है। और अनिल का एक्सपेंशन प्लान कहीं न कहीं इसी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार बन रहा था। लेकिन जितनी तेजी से उड़ान भरी गई थी, उतनी ही तेजी से नीचे गिरना भी लिखा था। एक के बाद एक बैड इन्वेस्टमेंट्स और फिर आया डाउनफॉल का ऐसा सिलसिला जो आज तक नहीं रुका। एक वक्त था जब अनिल अंबानी का नाम ही इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस की गारंटी देता था, लेकिन उसी नाम ने कुछ ही सालों बाद इन्वेस्टर्स के अरमान जला के राख कर दिए। 2008 में रिलायंस पावर का आईपीओ लॉन्च हुआ। आईपीओ का मतलब होता है जब एक कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक में बेचती है अपना कुछ प्रॉफिट बनाने के लिए। लोगों ने सोचा कि अनिल अंबानी का स्टॉक है, मतलब पैसा डबल या ट्रिपल बनेगा। लेकिन जैसे ही लिस्टिंग हुई, सबके सपने टूट गए। आईपीओ 450 के आसपास लॉन्च हुआ था, लेकिन लिस्टिंग के बाद प्राइस गिरता गया और कुछ दिनों में 50% से ज्यादा का लॉस हो गया। लोगों के लिए यह सिर्फ पैसा नहीं था, ये भरोसा था जो टूटा। और उस भरोसे के टूटने का रिजल्ट अनिल अंबानी के पूरे बिजनेस एम्पायर पर पड़ा। लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। इसके बाद उनकी लाइफ में एक और झटका आता है, 2G स्कैम। जब टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक बड़ा स्कैम सामने आया तो अनिल अंबानी का नाम भी उस इन्वेस्टिगेशन में घसीट लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है 2G केस में। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने अनिल अंबानी और टीना अंबानी को गवाह के तौर पर बुलाने के आदेश दे दिए हैं। तो 2G केस में अनिल अंबानी और टीना अंबानी को अब गवाह बनाया जाएगा। दिल्ली ये काफी लंबा स्कैम है, जिसकी बात हम कभी बाद में करेंगे। हालांकि बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई कि अनिल अंबानी स्कैम में शामिल नहीं है, लेकिन नाम आना ही काफी था पब्लिक इमेज को डैमेज करने के लिए। एक तरफ आईपीओ फ्लॉप, दूसरी तरफ स्कैम के एलिगेशंस और तीसरी तरफ टेलीकॉम में नुकसान। जी हाँ, अब अनिल अंबानी के टेलीकॉम में भी नुकसान हो रहा था। आरकॉम, जो कभी अनिल अंबानी का ताज हुआ करता था, अब लॉस पे लॉस दे रहा था। 4G रिवॉल्यूशन आया और जियो जैसे प्लेयर्स ने मार्केट को बिल्कुल हिला के रख दिया था। आरकॉम के पास ना टेक्नोलॉजी थी, ना विजन था और ना ही पैसा। और इन सब लॉसेस की वजह से अनिल अंबानी पर कर्ज चढ़ना शुरू हो गया था। कर्ज बढ़ता गया और इन्वेस्टर्स का भरोसा टूटता गया। इस कंपनी के शेयर्स कभी 800 तक गए थे और धीरे धीरे 100, 50, 10 और 1 तक पहुंच गए थे। ये सिर्फ स्टॉक प्राइस का गिरना नहीं था, ये एक इंसान के ड्रीम का कोलैप्स होना था। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि लोग अनिल अंबानी को भूलने लग गए थे। पावर प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे थे, टेलीकॉम बिजनेस क्रैश हो रहे थे और मीडिया भी उनसे मुंह मोड़ रही थी। जिन हेडलाइंस में कभी उनका नाम शाइनिंग स्टार्स के रूप में होता था, अब वही हेडलाइंस उनकी फेलियर्स की कहानी लिख रही थी। और जब सब कुछ टूटने लगा तो सामने आई ऐसी कहानी, एक बिलियनियर का सफर जीरो की तरफ जा रहा था। अब इसी का अपोजिट हम बात करें तो जब दुनिया अनिल अंबानी के डाउनफॉल की बातें कर रही थी, तब एक और कहानी साइलेंटली लिखी जा रही थी, मुकेश अंबानी की कहानी। बिना शोर मचाए, बिना पब्लिसिटी के मुकेश अंबानी क्वाइटली अपने एम्पायर को एक्सपेंड कर रहे थे। ऑयल और पेट्रोकेमिकल्स के बाद उनका नेक्स्ट टारगेट था टेलीकॉम और रिटेल। 2016 में एक ऐसा मूवमेंट आया जिसने पूरी दुनिया का टेलीकॉम लैंडस्केप बदल के रख दिया, जियो का लॉन्च। Jio Digital Life. Permit me to articulate the philosophy that has given birth to Jio. The world is at the beginning of a digital revolution. जियो ने इंडिया को एकदम से फ्री इंटरनेट दिया, कॉल 0 चार्जेस में दिए, डाटा फ्री दिया, जिसकी वजह से लोगों ने लाइन लगा दी उनकी सिम खरीदने के लिए। जियो के आने के बाद आरकॉम का नाम जैसे मार्केट से खत्म सा हो गया। ये सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन नहीं था, ये एक रिवॉल्यूशन था जिसने डिजिटल इंडिया को जन्म दिया। और मुकेश अंबानी बन गए उस रिवॉल्यूशन के लीडर। जब अनिल अंबानी टेलीकॉम से निकल रहे थे, तब मुकेश उसी टेलीकॉम के किंग बन रहे थे। आयरन ही समझ लो, दोनों भाई एक ही फील्ड में, एक ऊपर और एक नीचे। लेकिन मुकेश यहीं नहीं रुकते, उन्होंने रिलायंस रिटेल और रिलायंस डिजिटल के थ्रू इंडिया के हर कोने में अपना नेटवर्क फैला दिया। हर सेक्टर जिसमें एवरेज इंडिया का टच पॉइंट हो, मुकेश वहां साइलेंटली अपना बेस बिल्ड कर चुके थे। फैशन, ग्रोसरी, ई कॉमर्स, एंटरटेनमेंट,
सब कुछ रिलायंस के अंडर आने लगा। और जब अनिल अंबानी कोर्ट में डिक्लेयर कर रहे थे कि उनके पास अब कुछ नहीं बचा, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तब मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट मैन की लिस्ट में एंटर कर चुके थे। एक ही घर से निकले दो भाई, लेकिन एक का सफर कोर्ट रूम्स तक पहुंचा और दूसरा ग्लोबल बोर्ड रूम का हिस्सा बन गया। ये गेम क्वाइटली खेला गया और मास्टर स्ट्रोक निकला। अब इसके बाद इस पैरेलल सक्सेस और फेलियर ने एक और कहानी को जन्म दिया, जब दुनिया ने देखा कि एक भाई अपने दूसरे भाई को जेल जाने से कैसे बचाता है। जहां एक तरफ मुकेश साइलेंटली इंडिया का डिजिटल फ्यूचर बिल्ड कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अनिल अंबानी अपने पास के डिसीजंस का बोझ उठा रहे थे। आरकॉम के लॉसेस, आईपीओ फेलियर्स, टेलीकॉम की हार, सब कुछ मिला के अनिल अंबानी पर 40,000 करोड़ का कर्ज चढ़ चुका था। 2019 आते आते सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि अनिल अंबानी को कोर्ट में पेश होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने काफी कर्ज ले रखा था। उन्हें कोर्ट में डिक्लेयर करना पड़ा कि मेरे पास पेमेंट के लिए पैसे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर वार्निंग दे दी, अगर कुछ दिनों में पेमेंट नहीं हुई तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। अमाउंट था 462 करोड़। दरअसल अनिल अंबानी ने 462 करोड़ का कर्ज इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना यानी ICBC से लिया था। ये लोन उस वक्त लिया गया था जब उनकी कंपनी आरकॉम फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। अनिल अंबानी की टेलीकॉम कंपनी आरकॉम को 2010 के बाद से हैवी लॉसेस हो रहे थे। नेटवर्क एक्सपेंशन और कंपटीशन की वजह से उनकी कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर आ गया था। इस प्रेशर को मैनेज करने के लिए उन्होंने अलग अलग फॉरेन बैंक से लोन लिया था, जिसमें से एक ICBC भी था। सोचिए, एक वक्त का एशिया का सबसे अमीर आदमी, जिसे लोग इंडिया का बिल गेट्स कहते थे, अब एक पेमेंट न होने के कारण जेल जाने की कगार पर है। और तब आया एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। अनिल अंबानी की उसी भाई ने हेल्प की जिसके साथ कभी बिजनेस का झगड़ा हुआ था, एम्पायर का बंटवारा हुआ था। मुकेश अंबानी ने बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के, बिना कोई इंटरव्यू दिए, एक साइलेंट ट्रांजैक्शन में 462 करोड़ का पेमेंट कर दिया। ये बिजनेस नहीं था, ये रिश्ता था। जो भाई सबके सामने अलग हो गए थे, वो साइलेंस में एक दूसरे के लिए खड़े हो गए। अनिल अंबानी को जेल होने से बचा लिया गया, लेकिन पब्लिक ने इस मूवमेंट को भुलाया नहीं। लोग कहने लगे ब्लड इज थिकर देन बिजनेस। अनिल ने कोर्ट में कहा मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, और मुकेश ने उसी वक्त प्रूफ किया कि कुछ चीजें सिर्फ पैसों से नहीं, इंसानियत से होती है। लेकिन यह सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं था, ये रिमाइंडर था कि एम्पायर गिर सकता है। एक भाई ने दूसरे को जेल से बचा तो लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ शुरुआत थी एक और इमोशनल और फाइनेंशियल ब्रेकडाउन की। पेमेंट हो गया था, लेकिन लोन का प्रेशर अब भी था। और जब कर्ज की सुनामी आती है तो सिर्फ बिजनेस नहीं, जिंदगी भी डुबा लेती है। 2020 में एक कोर्ट हियरिंग के दौरान अनिल अंबानी ने एक ऐसी बात बोली, ये सुनकर पूरी दुनिया शॉक्ड रह गई। उन्होंने बोला मेरे पास अब कोई वैल्यू वर्ती एसेट नहीं है, मैं बैंकरप्ट हो चुका हूँ। इस टाइम पर मेरी नेटवर्थ बिल्कुल जीरो हो चुकी है। सोचिए, एक आदमी जो कभी $42 बिलियन की नेटवर्थ पर था, जो एशिया का टॉप बिजनेसमैन कहलाता था, आज कहता है मैं गरीब हो गया हूँ, मेरी नेटवर्थ बिल्कुल जीरो है। जो आदमी पहले एंटालिया के बगल में रहता था, अब उसका लाइफस्टाइल कम्प्लीटली कोलैप्स हो चुका है। प्राइवेट जेट्स गए, लग्जरी कार्स गई, फॉरेन अकाउंट्स फ्रीज हो गए। कोर्ट में उन्होंने डिक्लेयर किया कि उनके पास एक भी फिक्स एसेट नहीं बचा जो वो चाइनीज कर्ज के बदले गिरवी रख सके। जिंदगी का सबसे बड़ा रियलिटी चेक यही है, जब सब कुछ होने के बाद भी कुछ ना बचे। नाम हो, शोहरत हो, लेकिन रिस्पेक्ट सिर्फ तब तक होती है जब तक सक्सेस साथ होती है। अनिल अंबानी का डाउनफॉल अब सिर्फ कॉर्पोरेट स्टोरी नहीं थी, ये एक ह्यूमन स्टोरी बन चुकी थी। एक आदमी जो टॉप पे था अब बिल्कुल नीचे आ गया, और इस कोलैप्स का असर सिर्फ उनके बिजनेस पर नहीं पड़ा, उनके आइडेंटिटी पर भी पड़ा था। और इसी के अपोजिट मुकेश अंबानी ने अपने एम्पायर को और भी ज्यादा एक्सपेंड किया। ग्रीन एनर्जी, स्टॉक मार्केट रैलीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया की टॉप इंडस्ट्रीज में शामिल हो चुकी थी। दोनों भाई, एक कहीं दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट में से और दूसरा कहीं लीगली ब्रोक। लेकिन असली सवाल ये है, क्या इस कोलैप्स के बाद भी अनिल अंबानी का कमबैक पॉसिबल है, या कहानी यहीं खत्म हो गई? देखो, आज अनिल अंबानी लो प्रोफाइल में रहते हैं, कोई फ्लैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई पब्लिक कमबैक का प्लान नहीं। शायद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हर इंसान की एक उड़ान होती है, और नीचे गिरने का वक्त भी, अगर वो सही स्ट्रेटेजी और पेशेंस के साथ काम ना करे तो। आज मुकेश अंबानी सिर्फ इंडिया के ही नहीं, दुनिया के मोस्ट पावरफुल बिजनेसमैन में से एक है, और अनिल अंबानी शायद हिस्ट्री के सबसे बड़े कॉर्पोरेट डाउनफॉल्स का एक नाम बन गए हैं। लेकिन भाइयों के बीच जो एक बार इंसानियत जगती है, वो सबसे बड़ा लेसन होता है। मुकेश ने अंबानी को बचा के प्रूफ किया कि पैसा चाहे सब कुछ ले जाए, भाई भाई के काम जरूर आता है। आज के यूथ के लिए ये कहानी एक केस स्टडी है। बिजनेस में विजन और पेशेंस कितना जरूरी है। रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना और भी जरूरी है। मुकेश अंबानी ने एम्पायर बनाया, अनिल अंबानी ने उसका एक हिस्सा खो दिया, लेकिन दोनों ने एक चीज दुनिया को सिखाई कि बिजनेस सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं, ये इमोशन, रिश्ते और इंसान के असली फेस का टेस्ट होता है। आपका क्या मानना है? क्या अनिल अंबानी एक और मौका डिजर्व करते हैं? और क्या मुकेश अंबानी ने इंसानियत का सबसे बड़ा काम किया? कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए राज और नए सच के साथ।